चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था। अब उसके आगे इसी क्रम में एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है आपका जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, ठीक है। अम्ल और जो क्षारक होते हैं यानी जो एसिड एंड बेस होते हैं वो जलीय विलयन में यानी जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें इनका किस तरीके से रिएक्शन होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो अम्ल है जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ये तो हमने पहले ऑलरेडी फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ लिया था, ठीक है। हाइड्रोजन आयन, अब यहाँ नीचे देख लीजिए कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर? जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो किसके रूप में पाए जाते हैं? हाइड्रोनियम आयन के रूप में, ठीक है। ये देखिए H3O पॉजिटिव, ठीक। तो ये हाइड्रोनियम आयन बनते कैसे हैं एक्चुअली, इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब हाइड्रोजन आयन और वाटर का जो रिएक्शन होती है यानी जो जल है और उसमें हाइड्रोजन आयन की रिएक्शन होती है तो तब जाके हमारा क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है, ठीक है। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं तब समझ में आ जाएगा ज़्यादा, कि जैसे कोई एसिड है, एसिड का जलीय विलयन यानी जल में एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है और क्लोराइड आयन अलग निकल जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कि जब किसी भी एसिड का जलीय विलयन से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है हमारा? हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, सॉरी ये हम कर चुके हैं। इसी क्रम में आपका जो दूसरा है जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, यानी अम्ल का तो हमने पढ़ लिया, अब क्षारक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अम्ल के बारे में हमने देख लिया था कि अम्ल और क्षारक की अम्ल और जलीय विलयन में जब अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है, ठीक है। अब जब क्षार की हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जो क्षारक होते हैं वो जल की उपस्थिति में क्या करते हैं? OH आयन को बनाते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो क्षारक होते हैं वो क्या करते हैं? ऑलरेडी OH आयन देते हैं, ठीक है। तो जब किसी भी क्षार की, किसी भी बेस की जल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो वो क्या देता है? हाइड्रोजन आयन को नहीं देता बल्कि OH आयन को देता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिड आयन को देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आप देखते हैं नेक्स्ट कि जल के साथ अम्ल और क्षारक मिलाते समय सावधानी। अब ये इम्पॉर्टेंट है, जब आप प्रैक्टिकल इसको करोगे तो हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए कांच के पात्र को लगातार हिलाते रहना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा कि जैसे आपका ये एक बर्तन है, ठीक है। तो इस बर्तन में हमने क्या ले रखा है? हमने इसमें ले रखा है अम्ल और क्षारक, कुछ भी ले रखा है, अम्ल और क्षारक ले रखा है। तो क्या ले रखा है हमने? एसिड ले रखा है, ठीक है। अब वाटर को इसमें धीरे धीरे मिलाना है। वाटर को क्या करना है? इसमें धीरे धीरे मिलाना है। क्यों धीरे धीरे मिलाना है? क्योंकि ये जो अभिक्रिया है ये क्या है? बहुत ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी मतलब इसमें से हीट निकलती है, ठीक है। यानी एसिड या बेस को अगर वाटर मिलाएंगे तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसमें हीट निकलती है। अब देखिए एक और तरीका है इसमें से कि जैसे ये बर्तन है आपका, ठीक है, और इसमें पानी है, पहले पानी है और बाद में आप क्या मिलाएं? एसिड मिलाएं या बेस मिलाएं, तो ये बहुत हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस तरीके से नहीं मिलाना है बल्कि इस तरीके से मिलाना है। ये चीज़ें हम आपको लैब में बताएंगे, जब हम लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो उस दौरान आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका कि अम्लों व क्षारकों की प्रबलता। अब एसिड और बेस की पहचान तो हमने कर ली, ठीक है। एसिड और बेस की पहचान हमने कर ली है कि एसिड और बेस एक्चुअली होते क्या, किस तरीके से पहचाने जाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स।
बट अब इनकी प्रबलता कैसे कि कोई कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए एक पैमाना दिया होता है, एक मात्रक दिया होता है, मात्रक बोल सकते हो इसको, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अम्लों व क्षारकों की प्रबलता को कैसे वो किया जाता है, यहाँ पे देखिए, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, कि जितनी अधिक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी उतनी अधिक जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल होगा। ठीक है, इसी तरीके से जितना जो बेस होगा उसमें जो हाइड्रोक्सी आयन यानी OH आयन जितनी उसकी सांद्रता होगी उतना वो बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सूचक क्या है देख लीजिए, सार्वभौमिक सूचक क्या है, ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसको अलग अलग रंगों से इसको डिनोट कर रखा है, हम पहचान सकते हैं इन रंगों की हेल्प से कि कौन सा क्या है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, ज़रा पीछे देखते हैं क्या है इसमें। इस पैमाने पर या इस सूचक पर पूरे 0 से लेकर और 14 तक अंक डिवाइड होते हैं। ठीक है, और वैसे जो नॉर्मल वाला होता है उस पर 1 से लेकर 14 तक क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं और लिखे होते हैं, ये अंकित होते हैं इसमें ये अंक। ठीक है, ये वाले देखिए ये, तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि कितने अंकों तक कोई भी अम्ल प्रबल है या क्षार है, जो भी है। ठीक है, आप चलिए आगे देखते हैं इसमें। ये देखिए pH स्केल, pH स्केल क्या है एक्चुअली, जो हमने पीछे जो सूचक पढ़ा था, दिखा देती हूँ मैं आपको, ये जो हमने पढ़ा था ये वाला ये क्या है, ये एक pH स्केल है। क्या है, pH स्केल, जैसा हमारा स्केल होता है पटरी वगैरह, ये भी सेम ऐसे ही है pH स्केल। इसमें हम एसिड और बेस और जो क्षार है एसिड बेस और की जो प्रबलता है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पैमाना टाइप का है। अब देखते हैं कैसे करते हैं इसमें क्या होता है, ये एक स्केल होता है, इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, वो एसिड होगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, ये देखिए इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ से घटती जा रही है। ठीक है, घटती जा रही है, तो यहाँ ज़्यादा है तो इसका मतलब इस तरफ क्या होगा, एसिड वाला पोर्शन है, ये सारे एसिड वाले पोर्शन में ये pH वैल्यू है। ठीक है, तो pH वैल्यू यानी आपको यहाँ ये नंबर भी लिखे हुए हैं ऊपर। ठीक, तो जो एसिड होता है वो बेस तक जाते जाते मतलब उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब जो बेस होता है, देखिए बेस क्या है, OH आयन है ना, तो यहाँ बेस की जो सांद्रता है वो ज़्यादा है और यहाँ आते आते क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी देख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो अंक बने हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए सबसे पहले 14 तक जो अंक बने हुए हैं इस पर, ये एक pH स्केल है, इसमें एसिड और बेस की प्रबलता को हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे मिड पॉइंट है जो है 7, इसको बोलते हैं उदासीन, इसको क्या बोलते हैं, उदासीन विलयन, यानी ये उदासीन का साइन है। ठीक है, और 7 से इधर कितना है, ये सब बेसिक फॉर्म में आते हैं, एसिडिक फॉर्म में आते हैं, यानी ये अम्ल हैं, और 7 से इधर वाला क्या है, आपका क्षार है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि किसी का इस स्केल में इधर वाला सारा एसिड है, ये क्या है, एसिड है, और इधर वाला क्या है, बेस है, तो यहाँ मतलब 7 से उल्टा इधर जाते तक क्या होगा, बेस होगा। ये जिसका pH मान 14 है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। ठीक है, और जिसका pH मान 0 है या 1 है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा, एसिड होगा। तो ये चीज़ें आप समझ में आ गई होंगी आपको। तो नीचे देख लीजिए, जैसे अब ये देखिए ये जो लवण है बीच में 7 जो pH है वो लवण है आपका, और लवण से इधर क्या है आपका, अम्ल है, और लवण से इधर क्या है, क्षार है। ठीक है, तो जो उदासीन विलयन होता है उसका pH 7 होता है। ठीक है, जो अम्लीय विलयन होता है उसका pH क्या होता है, उसका pH होता है 7 से कम होता है, उसका pH कितना होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, और 7 से जो ज़्यादा विलयन होता है वो किसका होता है, वो क्षारीय विलयन होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि जो एसिड है, ये एसिड है ना, 7 से नीचे वाले सारे pH मान ये वाले
ये दोबारा से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो 7 है यहाँ पे मिड पॉइंट, 7 से जो नीचे वाले हैं छोटे हैं वो सब क्या है, एसिड, और ये जो इधर वाले हैं ये क्या है, बेस। तो 7 से जो छोटे वाले हैं वो pH मान वाले सारे क्या होंगे, एसिड होंगे, और 7 से ऊपर वाले जितने भी pH मान वाले सोल्यूशन है वो क्या होंगे, बेसिक होंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आई होप समझ आ गई होगी। आप चलिए देखते हैं अब दैनिक जीवन में pH का महत्व। अब दैनिक जीवन में आपका pH का महत्व, pH आपको समझ में आ गया होगा। pH एक ऐसा स्केल है जिससे हम एसिड और बेसिक की सॉल्यूशन की क्या कर सकते हैं, प्रबलता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब दैनिक जीवन में हमारे pH का महत्व, तो सबसे पहले देख लीजिए कि हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है। तो जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का जो pH है वो भी होता है 7 से लेकर और 7.8 pH के बीच में, ये क्या करता है, कार्य करता है। दूसरा है कि वर्षा का जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये हमारे डेली यूज़ में काम आते हैं, जिसने आपने एसिड रेन भी सुना होगा। ठीक है, एसिड रेन में क्या होता है, एसिड रेन में आपकी जो वर्षा का pH मान है वो एसिडिक हो जाता है, मतलब 7 से नीचे हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो उस वर्षा को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। इसके बाद देखिए, मुंह का pH हमारा 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कि जो हमारे माउथ का pH होता है, हमारे माउथ में भी pH है, अगर इसका 5.5 से कम हो जाता है, यानी ये एसिडिक में नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे दांत क्या हो जाते हैं, एसिड के कारण सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन और दर्द होता है। ये कुछ दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले अम्लों के pH मान के उदाहरण है ये। ठीक है, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो पौधे मिट्टी का होती है, मिट्टी की भी एक pH होती है, यानी मिट्टी में भी अम्लीय और क्षारीयता का गुण हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पौधों के लिए कौन सा गुण ज़्यादा अच्छा है, बैलेंस कौन सा है, ज़्यादा अम्लीय भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा क्षारीय भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका, इसी में नेक्स्ट है आपका लवण। अब हमने एसिड भी पढ़ लिया, बेस भी पढ़ लिया, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ ली हमने। ठीक है, उसके बाद हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया भी पढ़ ली है। अब हमने क्या पढ़ा, pH स्केल। pH स्केल में क्या होता है कि जो एसिड और बेस को मापने का एक स्केल है वो। ठीक है, उसके बाद हमने दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले pH वैल्यू के जो 1-2 उदाहरण हैं वो भी देख लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लवण। ठीक है, लवण, तो हमारा जो चैप्टर का नाम था वो क्या था, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सॉल्ट यानी लवण। तो अब हम लवण के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो आपको पता है कि जो लवण हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं, ये कुछ लवणों के उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, ये क्या है, कुछ लवण हैं आपकी। अब लवण कैसे प्राप्त होते हैं, जब एसिड और बेस की परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तब हमें लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब लवणों से रसायनों का निर्माण भी होता है। जो लवण होते हैं ना, इनसे रसायनों का निर्माण होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, धोने का सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ये कुछ लवण हैं। ठीक है, ये क्या है, कुछ लवण है, लवणों से प्राप्त होने वाले केमिकल हैं ये। ठीक, इनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। तो इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और इनके उपयोगिता को भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।